Hello everyone, this is your study guide by NCERT textbooks. This is class 7 social science chapter 4 part 4 और आज का हमारा टॉपिक है द वर्ण जाति सिस्टम। तो आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, आगे भी काम आते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कोई लाइन इम्पोर्टेंट तो आपको लर्न करना है और कहीं नोट कर लेना है। द वर्ण जाति सिस्टम। तो अब हम पढ़ने वाले कैसे वर्ण और जाति यानी कास्ट का सिस्टम बना था और क्यों बना था। We saw earlier how human societies grew more complex with the rise of civilization. हम ये पहले देख चुके हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी, यानी कि उनकी सोसाइटीज़ अब मुश्किल हो रही थी क्योंकि लोगों के पास नए आइडियाज़ थे। अब अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ बिल्ड हुई थी, लोग अलग अलग काम कर रहे थे। जैसे ऐसे सिविलाइजेशन सभ्यता आगे बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी। तो ऐसे जैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हार्ड हो रही थी, लोगों के पास अलग आइडियाज़ थे, नई टेक्नोलॉजीज़ थे, अलग अलग काम थे, तो ह्यूमन सोसाइटीज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। Whenever this happens, a society organizes itself in several groups based on class, ऑक्यूपेशन और सम अदर क्राइटेरिया। जब जब ऐसा होता है, एक सोसाइटी अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेती है, जो कि क्लास यानी लोगों के बैकग्राउंड, कि वो कहाँ से आते हैं, मतलब किस जगह पैदा हुए हैं वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीज़ों पर क्लास और ऑक्यूपेशन यानी उनका जो कितना भी काम है, वो कैसा काम है, किस तरह का काम करते हैं, या किसी अदर क्राइटेरिया पर बेस्ड होता था। पर मेनली वो क्लास और ऑक्यूपेशन यानी लोगों के काम पर ही बेस्ड होता था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और अभी एक और हम लाइन पढ़ने वाले वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने नेवी ब्लू से मार्क किया वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, देयर could be different groups concerned with governance, administration, religion, education, trade, town planning, farming, crafts, arts and all kinds of other professions. तो अभी के लिए फॉर इंस्टेंस यानी अभी के लिए कुछ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनको कॉन्कर्न कर दिया जाता था, निर्धारित, कॉन्कर्न यानी निर्धारित कर दिया जाता था। गवर्नेंस यानी सरकार चलाने, मतलब जितने भी राजा का दरबार है उनमें उनके वो दरबार कैसे काम करेगा, राजा किस तरह से शासन करेगा, उस सब गवर्नेंस के लिए कुछ ग्रुप्स को निर्धारित कर दिया जाता था, कॉन्कर्न कर दिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजा के सभा में मौजूद रहेंगे, उनके काम में हाथ बटाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मंत्री, या जितना भी राजा का कितना टैक्स होगा, कितना रेवेन्यू लिया जाएगा, कैसे सब होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो उसी को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। रिलीजन, धर्म के बेसिस पर एजुकेशन, कौन सा ग्रुप कितना ज़्यादा पढ़ा होगा, यानी कौन सी क्लास, कौन सी जाति कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, कितना रिस्पेक्ट लेगी। लेकिन ये गलत था। अब ये क्यों बना, अच्छा नहीं हुआ, और जब ये बन जाता है तो इसके बाद बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। छोटी जाति, ऊंची जाति, ऐसे ऐसे करके। ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए ग्रुप्स को कॉन्कर्न कर दिया जाता था, निर्धारित कर दिया जाता था। टाउन प्लानिंग यानी शहर अगर बन रहे तो उनके टाउन की प्लानिंग के लिए, क्यों कैसे कहाँ सब कुछ होगा। फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए अलग से ही ग्रुप बेस्ड कर दिया जाता था। क्राफ्ट्स यानी कि जितने भी, फॉर एग्जांपल पॉट मेकिंग, हैंडलूम, तो ऐसे क्राफ्ट्स के लिए कोई ग्रुप को निर्धारित कर दिया जाता था, जिसमें उनकी आने वाली पीढ़ी भी वो कोई और काम नहीं कर सकते थे, उनको वही करना पड़ता था। अगर फॉर एग्जांपल क्षत्रिय हैं तो वो सिर्फ राजा ही बन सकते हैं, लड़ाई ही लड़ सकते हैं, कुशल योद्धा ही हो सकते हैं। उसी तरह कुछ पॉट मेकिंग के लिए निर्धारित कर देते हैं, तो उसी में क्राफ्ट्स आ गया। आर्ट्स यानी कि कुछ लोकल आर्ट्स हो गए, मधुबनी वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे आर्ट्स हैं जो उनको करने पड़ेंगे। और अदर प्रोफेशंस भी होते थे, यानी अलग अलग काम भी होते थे जिनको बेस्ड कर दिया जाता था। तो ये वाला जो पैराग्राफ है काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और इसमें से आप ये व्हेनेवर दिस हैपेंस, इधर से लेके फॉर इंस्टेंस यहाँ तक और यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा बताया गया कि जाति सिस्टम में था क्या। Figure 4.5, a panel of the Sanchi Stupa depicting a smithy or metal workshop where different workers bring firewood, water, stoke the fire, beat the iron, etc. तो ये एक पैनल है, ये एक थोड़ा सा बनाया हुआ एक तरह से पैनल है, इसमें देख सकते हैं आप सारा, इसमें पैनल यानी इसमें पूरा का पूरा एक
कुछ मतलब है और ये पूरा एक डिपिक्ट कर रहा है यानी कुछ दिखा रहा है। तो स्मिदी यानी मेटल का वर्कशॉप, मेटल को कैसे बनाया जाता है ये देखो यहाँ पे बना रहा है ये वर्कर, कुल्हाड़ी से वो कुछ बीट रहा है, लकड़ी भी काट रहा है। तो कैसे आग लोग जला रहे हैं, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, जैसे ये दोनों व्यापार के लिए सामान लेके जा रहे हैं। तो ये पुराने टाइम का ही पत्थरों से बनाया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया गया। इसमें मतलब है कि अलग अलग जाति के अलग अलग लोग कैसे कैसे काम करते थे। कुछ लोग व्यापार करते थे, कुछ दुकान चलाते थे, कुछ आग जलाते थे, ऐसे अलग अलग काम लोग करते थे। Figure 4.6, a few punch marked coins from various ancient cities of North India. ये कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स है, ये देखो इस पे एक सिंबल है ना, ये इस पे आप देख सकते हो, ये सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, ये देखो। तो ये कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स है। पंच मार्क्ड कॉइन्स किसको कहते हैं? सिल्वर कॉइन्स को कहते हैं। ये देखो यहाँ पे ये सिंबल है, ये पूरा बनाया जाता था। ये देखो ये चांदी के हैं यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स। इन पे पंचिंग बहुत आसानी से होता था, छाप छोड़ सकते थे और निशान भी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो अलग अलग बने हुए है ना। तो ये सब हो गए। और ये वेरियस एंशियंट सिटीज़ यानी पौराणिक नॉर्थ इंडिया से लिए गए हैं, एकदम एंशियंट सिटीज़ से। लेट्स एक्सप्लोर वाई शुड लेट्स एक्सप्लोर जो चलो अब हम यहाँ पे कुछ अलग सी बातें को पढ़ेंगे। वाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स। अब ऐसा क्यों है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थोड़ी सी हार्ड सोसाइटी हो जाती है ना, अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग उनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, अलग आइडियाज़ हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और पहले इजी ही चीज़ें सीखते थे, अब वो हार्ड चीज़ें भी सीख रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो अपने आप को ऐसे ग्रुप्स में क्यों बांट देती है? थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल रीजन्स वाई दिस हैपन। तो कुछ ऐसे सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स के बारे में हमको सोचना है कि ये क्यों हुआ होगा। शायद लोगों के बीच ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई होगी, शायद से लोग ऐसे ही अपने मन चाहे कोई भी काम कर लेते होंगे, इसीलिए शायद से ग्रुप निर्धारित किया होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं था। लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE। तो कुछ आपको प्रोफेशंस के बारे में सोचना है, एक्सपेक्ट करना है, मानना है, जो कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हुआ जाता था फर्स्ट मिलेनियम BCE में। तो क्या हो सकते हैं? जैसे पॉट मेकिंग, पुराने टाइम से पॉट मेकिंग मिट्टी के बर्तनों का रहा है, तो मिट्टी के बर्तन। इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दोज ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हारमनी। अच्छा, एक आइडियल, एक अच्छे, एक आदर्श, आइडियल यानी आदर्श, एक आइडियल सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में ये सभी ग्रुप्स ये सब कॉम्प्लीमेंट करते थे, यानी सभी रूल्स को लागू कर देते थे और एक साथ मिलके काम करते थे। लेकिन आगे ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी और ये जो कास्ट और वर्ण जाति सिस्टम है ये पूरी तरह से गलत राह पे चला आता है। लेकिन जब ये बना तब एक आदर्श सोसाइटी में सभी ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो सब मिल के हारमनी में, एक साथ सद्भाव में, हारमनी यानी सद्भाव में काम करते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन अक्सर these division also led to inequalities. Some groups acquire more wealth, power or influence than others. लेकिन ज़्यादातर टाइम, जैसे कि मैंने कहा, ये जो डिवीजन है, ये जो छोटे छोटे भाग हैं, इनमें इनइक्वालिटीज़ आ जाती थी, यानी कि इनमें मतभेद होते थे, प्लस कोई बराबरी नहीं रहती थी। कुछ कुछ ग्रुप्स को ज़्यादा पैसे मिलते थे, ज़्यादा पावर हो जाती थी, जैसे क्षत्रिय है ना, और वो इन्फ्लुएंस करते थे, लोग दिखावा करते थे अपने पावर, अपने वेल्थ, अपने पहुंच का, अलग और छोटी नीची जातियों पर, और उन पे भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो राज करने लगते हैं। इन अदर वर्ड्स, वाइल इक्वालिटी इज एन आइडियल देन दैट ह्यूमन सोसाइटीज हैव ओके In other words, while equality is an ideal that human societies have often aspired to, very few, if any, have ever achieved it. तो अब कुछ अलग शब्दों में अगर हम कहें तो इक्वालिटी एक आदर्श है,
जो कि ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए एस्पायर हुए, उनके लिए बनाया गया था कि ह्यूमन सोसाइटीज़ में क्या पता इक्वालिटी आए, लेकिन उनमें से बहुत कम हो पाया। बहुत कम सोसाइटीज़ ने ऐसा अचीव कर पाए, वो ऐसा पा पाए। यानी ये जो वर्ण जाति सिस्टम था, तो कुछ लोगों ने सोचा था कि क्या पता इससे इक्वालिटी आए, तो इक्वालिटी से ज़्यादा इनइक्वालिटी आ जाती है और बहुत कम सोसाइटीज़ इसको अचीव कर पाती हैं, इसको पाती हैं। In India, the society was organized in a two-fold system. अब भारत में जो सोसाइटी वो ऑर्गेनाइज की जाती थी दो फोल्ड सिस्टम में, यानी कि दो तरह की सिस्टम में। वन कैटेगरी वॉज द जाति, तो एक थी जाति, इम्पोर्टेंट है भाई। तो एक कैटेगरी थी जाति, अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विथ अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड। ओके, तो एक कैटेगरी थी जाति, जिसमें जो लोगों की ग्रुप या कम्युनिटी, उनके जो कम्युनिटी है लोगों की, उसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोफेशन निर्धारित था कि उसी से वो लोग पैसे कमाएंगे और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉट मेकिंग करेंगे तो उसी से वो लोग पैसे कमाएंगे। तो उनकी आने वाली जनरेशन भी यही कहेगी, क्योंकि उनकी जाति निर्धारित है ना। द स्किल्स The skills that define a particular jati, for instance, skill in agriculture, metallurgy, commerce, or any craft, was generally transmitted from generation to generation. जैसा कि मैंने कहा कि जो skills है, यानी कि जो चीज़ें वो लोग सीख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, उनके पास अपना स्किल हो गया, वो एक पर्टिकुलर जाति में ही रहती है। तो स्किल जैसे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो स्किल है, मेटलॉर्जी यानी लोहार का जितना भी काम है वो सब, कॉमर्स यानी पैसे का लेन देन वाला सिस्टम, या कोई भी क्राफ्ट जैसे पॉट मेकिंग या हैंडलूम या कोई आर्ट, वो ट्रांसमिट होता था, लोग पास ऑन होता जाता था जनरेशन टू जनरेशन, यानी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जाता था। यानी उसी जाति के आगे आने वाले जनरेशन में, उसकी पीढ़ी में ये बढ़ता चला जाता था। ऑफन Often, a jati would get further subdivided into subjatis, each of which developed customs and traditions of its own. For instance, conquering marriage rituals और food habits. Okay, तो ये जो जाति है वो तो पेशे के हिसाब से, यानी ऑक्यूपेशन, क्या काम होगा, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, उस पर बेस्ड हो गई। लेकिन ये जाति भी सब जातीज में डिवाइड होती थी, यानी एक जाति हो गई और उसकी भी सब जाति, जिसमें काम का इससे रिलेटेड नहीं होता था, उसमें कस्टम और ट्रेडिशन, रीति रिवाज पे बेस्ड होता था। जैसे कि शादी कराने के लिए पंडित, रिचुअल्स या फूड हैबिट, कि कौन लोगों को खाना खिलाएंगे, ये रिचुअल्स यानी क्या क्या रीति रिवाज होंगे वगैरह वगैरह, और फूड हैबिट्स पे भी। Along with the jati, Along with the jati, there is another category, that of varna, a concept that emerged from Vedic texts. तो जाति के साथ साथ एक और अलग कैटेगरी, जैसा कि हमने कहा कि दो कैटेगरी है, एक हो गई जाति, ओहो नहीं लिख पाऊंगा, एक होगी जाति और दूसरी हो गई वर्ण। जैसे दो जाति हो गई, दो कैटेगरी हो गई लोगों को बांटने की, एक जाति, जे फॉर जाति, और एक हो गई आपकी वर्ण। मैं और लिख नहीं पा रहा, नहीं तो मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। Along with the jati, there is another category, that of varna, a concept that emerged from Vedic texts. Important. तो जाति के साथ साथ एक और कैटेगरी है, वो है वर्ण। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वैदिक टेक्स्ट, यानी वेदों के टेक्स्ट से आया है। देयर वर 4 वर्ड्स, 4 वर्ण होते थे, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये तो। चार वर्ण होते थे। ब्राह्मण्स वर एंगेज्ड इन preserving and spreading knowledge. Brahmins
ओके, जो ब्राह्मण होते थे वो एंगेज होते थे कि वो नॉलेज फैलाएंगे। ब्राह्मण जो के उनको इंग्लिश में ब्राह्मण्स लिखा जाता है, तो ब्राह्मण्स यानी कि ब्राह्मण्स इंग्लिश में लिखा गया है। वो एंगेज होते थे, लगे हुए होते थे विजडम नॉलेज ज्ञान को फैलाने में। और वो कैसे करते थे? रिचुअल्स, यानी कि कोई भी पूजा पाठ करके उसके परफॉर्मेंस से। क्षत्रिय जो हो गए वो एक्सपेक्ट किए जाते थे टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड। जो क्षत्रिय होते थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था, माना जाता था कि वो लोग जितनी भी सोसाइटी और लैंड है उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है, उसकी रक्षा करेंगे और सोसाइटी लोगों की, समाज की भी रक्षा करेंगे। एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इफ़ नेसेसरी, और अगर लड़ाई छिड़ती है तो उसमें भी एंगेज करेंगे, यानी कि बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। Vaishyas were supposed to increase the society's wealth through occupations of trade, business और agriculture। तो जो वैश्य होते थे उनसे सपोज किया जाता था, माना जाता था कि वो सोसाइटी के वेल्थ यानी सोसाइटी के पैसों को इंक्रीज करेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड यानी व्यापार करके, उनका ऑक्यूपेशन यानी काम वही होगा कि वो व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, या एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करेंगे। फाइनली शूद्रस वर द आर्टिशियंस, क्राफ्ट पीपल, वर्कर्स और सर्वेंट्स। और जो शूद्र होते थे वो आर्टिशियंस होते थे, आर्ट करते थे, क्राफ्ट पीपल होते थे, वर्कर होते थे, या सर्वेंट यानी नौकर होते थे। तो हमने चार वर्णों के बारे में पढ़ा। ब्राह्मण्स, ओके, ब्राह्मण्स। तो हमने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा, ठीक है। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय जो कि बहुत फेमस भी हैं, वैश्यस, ठीक है, और शूद्र। तो ब्राह्मण जो होते थे वो ज्ञान फैलाएंगे, रिचुअल्स यानी पूजा पाठ करके। क्षत्रिय क्या करेंगे? ज़मीन को और सोसाइटी यानी समाज को बचाएंगे, ठीक है, या अगर लड़ाई छिड़ती है तो लड़ाई करेंगे। वैश्य से माना जाता था कि वो सोसाइटी के वेल्थ को बढ़ाएंगे, सोसाइटी की वेल्थ को बढ़ाएंगे ट्रेड करके, व्यापार करके या काम करके। शूद्र आर्टिशियंस होते थे, नौकर होते थे, या कोई आर्ट्समैन होते थे, आर्टिस्ट होते थे। अभी डोंट मिस आउट है, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक मिनट, अभी हमने ये पूरा अलॉन्ग विद द जाति का ये पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि 4 वर्णों के बारे में बताओ और जाति क्यों थी, वो जाति किस चीज़ पर काम करती थी, तो ये सब हमको बताना होगा। डोंट मिस आउट, अब ये मिस नहीं करना है हमें, ये इम्पॉर्टेंट है। यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट। आपने अक्सर इंग्लिश का शब्द कास्ट सुना होगा, कास्ट इंग्लिश शब्द, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम अ पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, एज पोर्चुगीज travelers to India in the 16th century CE tried to make sense of Indian society। तो आपने इंग्लिश का शब्द कास्ट को सुना ही होगा, बोलते भी होगे। तो ये पोर्चुगीज वर्ड से आया कास्टा, क्योंकि जो पोर्चुगीज ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में आते जाते रहते थे। कब आते थे? 16th सेंचुरी में। कब आते थे? 16th सेंचुरी में वो आते थे, और वो चाहते थे कि वो इंडियन सोसाइटी के बारे में, भारतीय समाज के बारे में जाने। वाइल अ few scholars consider caste to refer the words, most take it to apply to jatis, yet others consider caste to refer to the whole वर्ण जाति सिस्टम। अच्छा, तो कुछ स्कॉलर्स यानी पाठक कंसिडर करते हैं यानी मानते हैं कि जो कास्ट है वो वर्ण के लिए यूज़ हुआ है। तो कुछ लोग अप्लाई करते हैं इसको जाति के लिए कि कास्ट वर्ण होता है, कुछ पाठक ऐसा मानते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि वो जाति के लिए होता है, नहीं तो कुछ लोग ये मानते, कंसिडर करते हैं, दावा करते हैं कि जो कास्ट है वो पूरे के पूरे वर्ण और जाति सिस्टम, क्योंकि इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज 2 भागों में बटा हुआ है, वर्ण जाति और वर्ण। तो ये जो कास्ट वर्ड है, इंग्लिश कास्ट वर्ड,
ये पूरे के पूरे वर्ण जाति सिस्टम पे ही बेस्ड है, यानी ना तो ये वर्ण के लिए ना जाति के लिए, पूरे के पूरे वर्ण जाति यानी दोनों का जो भागा हुआ मतलब बांटा गया जो सिस्टम है उनके लिए। There is historical evidence both in text and inscriptions that in the early period individuals and communities changed their professional occupations if circumstances demanded. तो ये कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐतिहासिक एविडेंस है, ये सबूत है, ऐतिहासिक सबूत है। और टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में ये मिला गया है, यानी टेक्स्ट यानी जितना भी लिखा हुआ होता है, और इंस्क्रिप्शन यानी कहीं वो जो मैसेज है वो किसी दीवार या पत्थर पे इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है। तो अर्ली पीरियड में जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ प्रत्येक लोग हैं, और अर्ली पीरियड यानी पहले जो प्रत्येक लोग हैं और कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया। उन्होंने अपना चेंज कर दिया, वो जो काम करते थे वो चेंज कर दिया अगर सर्कमस्टेंसेस डिमांड होते हैं, यानी कि सर्कमस्टेंसेस यानी कि कुछ रीजंस हैं कि उनकी मजबूरियां हैं और कुछ रीजंस हैं जो फिट नहीं बैठ रही, जिसकी वजह से उनको चेंज करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अ लॉन्ग ड्रॉट और सम नेचुरल कैलेमिटी कुड फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ सिटी and take up other occupations, or some Brahmins would turn to trade or even military activities. फॉर इंस्टेंस अभी के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि एक बहुत लंबे समय से सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटी है, एक प्राकृतिक आपदा आ गई है। कैलेमिटी यानी आपदा और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो अभी के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि एक सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से एक प्राकृतिक आपदा आ गई यानी नेचुरल कैलेमिटी, जो कि फोर्स करेगा कि एक कम्युनिटी, एक समुदाय, जो किसानों का समुदाय, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, उनको कहीं जाना पड़ेगा किसी शहर या किसी नगर में, और अलग ऑक्यूपेशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास खेती बाड़ी वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूरी है, पानी होगा ही नहीं, वो कैसे खेती बाड़ी करेंगे। या जो ब्राह्मण है उनको ट्रेड यानी कि व्यापार या मिलिट्री एक्टिविटीज़, अपना ब्राह्मण का पूजा पाठ छोड़कर उनको मिलिट्री एक्टिविटीज़ में यानी कि युद्ध कला में और ट्रेड में यानी कि व्यापार में आना पड़ता है। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी organized its activities including economic ones and therefore gave it some stability. तो ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बहुत मुश्किल समझने का एक सिस्टम है, ये काफ़ी थोड़ा सा, ये जाति वर्ण का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा हार्ड है कि ये कैसे काम करता है, ये क्यों है, इनका जवाब है। तो वही जो सिस्टम है उसने इंडियन सोसाइटी को यानी भारतीय समुदाय को स्ट्रक्चर किया, उनका कोई शेप दिया, ऑर्गेनाइज किया उसकी एक्टिविटीज़ को, यानी कि पहले तो लोग कोई भी काम कर लेते थे, तो अब उनका ऑर्गेनाइज हो गया कि यही काम कर सकते, क्योंकि उनकी जाति बट गई है और वर्ण के हिसाब से भी उनका बैठता है, तो उनको इकोनॉमिकली भी उनको स्टेबिलिटी मिल गई, जिससे अगर वो कम पैसे कमा रहे तो कम ही पैसे कमाएंगे, वो कभी ज़्यादा कम नहीं कमाएंगे, अगर ज़्यादा कमाए तो ज़्यादा ही, अगर ठीक ठाक कमा रहे तो भी स्टेबल हो गए, और देयर फॉर गेव इट सम स्टेबिलिटी, और इसी वजह से स्टेबिलिटी मिली। In time, however, the system became rigid and led to inequalities and discrimination towards the lower jatis or some communities excluded from the वर्ण जाति सिस्टम। समय दर समय ये जो सिस्टम था जाति और वर्ण का सिस्टम, ये मुश्किल होता जाता है और इसमें इनइक्वालिटीज़, मतभेद होने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने लगता है ना, दुर्व्यवहार होने लगता है। लोअर जाति इसके प्रति, हायर जाति ऊंची जात नीची जात को परेशान करने लगते हैं और कम्युनिटीज़ दुखी रहने लगती है, और इस वर्ण जाति सिस्टम का ये बहुत बुरा हालत हो जाता है। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर ग्रेड। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यही पैराग्राफ नहीं है, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस है कि कैसे दुर्व्यवहार होने लगता है ब्रिटिश काल से लेके भारत, आज़ाद भारत के बाद भी कितना ज़्यादा हालत ख़राब थी ये वर्ण जाति सिस्टम के चक्कर में, तो वो हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। The वर्ण जाति system
has had a deep impact on Indian society, and generations of scholars have studied its countless aspects. तो जो वर्ण जाति सिस्टम है उसका एक डीप इम्पैक्ट है, गहरा इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे, भारतीय समाज पर, और जनरेशन यानी पूरी की पूरी पीढ़ी स्कॉलर्स के पाठकों ने पढ़ा कि इसके अलग अलग एक्सपेक्ट्स, काउंटलेस यानी कि अनगिनत एक्सपेक्ट्स, यानी कि अलग अलग चीज़, अलग अलग रीजंस की वजह से वर्ण जाति सिस्टम बनी थी। एस्पेक्ट्स कभी वो पढ़ते कि ये काम के लिए, काम को बांटने के लिए बना था, तो कभी ये गलत चीज़ों के लिए बना था, जैसे कि ऊंची जात परेशान करेगी, वो राजा बन जाएंगे एक तरह से। There is broad agreement that the systems was significantly different, more flexible in particular in earlier periods, and became more rigid with the passage of time, in particular during the British rule in India। काफ़ी लंबा था, तो ये काफ़ी एक ब्रॉड एग्रीमेंट है, एक चौड़ा एग्रीमेंट है कि जो सिस्टम है वो सिग्निफिकेंटली यानी कि प्रत्येक तरीके से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत जल्दी बदलने लगता है। लोगों की इतने दुख होने लगते हैं कि वो अपनी जाति बदलने लगते हैं, और काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है जो सिस्टम है। अर्लियर पीरियड्स में यानी कि लोग पहले ये बहुत आसानी से अपना, लोगों के बीच इतना ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था, लोगों के लिए ईजी था अर्लियर पीरियड में, शुरुआती समय में। लेकिन ये मुश्किल होता जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, ब्रिटिश रूल से तो और भी ज़्यादा ये खतरनाक होते जाता है, क्योंकि तब तो और ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है, लोगों के बीच मतभेद और लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं इंडिया में। लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वर्ण जाति system has been important mechanism at work in Indian society, it is not only the one। तो हम अपने दिमाग में ये भी रख लेते हैं, हम अपने माइंड में ये बात भी रख लेते हैं कि वर्ण जाति सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म था, क्योंकि ये लोगों को बांट देता था और वो उनका काम अब स्टेबल हो जाता था। तो ये एक अच्छा सिस्टम था, लेकिन फिर ये जाते जाते काफ़ी इनइक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है, लोगों के बीच मतभेद और भेदभाव की भावना बढ़ती जाती है। इट इज़ नॉट ओनली वन, सिर्फ ये अकेला ही नहीं है वर्ण जाति सिस्टम, देयर हैव बीन मैनी अदर्स, ऐसे अलग अलग सिस्टम है लोगों को बांटने के लिए, सम ऑफ विच वी विल एक्सप्लोर लेटर। तो इनके बारे में हम कुछ बाद में पढ़ेंगे, स्पेशली इन द थीम अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। अपने कल्चरल और नॉलेज के ट्रेडिशन के थीम में हम आगे भी ये लोगों, वर्ण जाति सिस्टम अकेला ही नहीं है, जैसे अलग अलग सिस्टम है जिन्होंने बांटा है और ऑर्गेनाइज किया है लोगों को, तो वो सब हम कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज के ट्रेडिशन के थीम में आगे पढ़ेंगे और हायर ग्रेड्स में यानी आने वाली क्लासों में भी पढ़ेंगे। थिंक अबाउट इट, अब इसके बारे में सोचो। इनइक्वालिटीज विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। अब मतभेद करना, लोगों के बीच भेदभाव करना सोसाइटी में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट वेयर यू और एनी वन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है, क्या कभी आपको ऐसा लगा है, क्या कोई ऐसी घटना हुई है कि आपके जानने वाले के साथ कभी डिफरेंट यानी कि लोग दूसरों से अलग, ऐसी कोई फीलिंग आई है क्या? डू यू थिंक इक्वलिटी इज़ डिज़ायरेबल इन अ सोसाइटी? क्या इक्वलिटी डिज़ायरेबल यानी कि चाहने वाली चीज़ है? क्या इक्वलिटी सबको नहीं चाहिए? क्या वो सबकी चाह नहीं हो सकती कि हमको भी इक्वलिटी मिले, सब बराबर हो? क्या ये इक्वलिटी डिज़ायरेबल यानी कि सबकी चाह नहीं हो सकती? इफ़ सो वाई, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों? हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव्स दैट लेसन्ड इनइक्वालिटीज़? क्या आप लोगों के पास आए या ऐसे इनिशिएटिव्स यानी ऐसे कदमों के बारे में आपको पता है जिसने ये इनइक्वालिटीज़ यानी मतभेदों को कम करने की कोशिश की? डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। अब हम डेवलपमेंट यानी कि विकास, डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे विकास अलग अलग जगह पे भारत में हुआ। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह कैसे विकास हुआ।
In this first millennium BCE, important communication routes opened up for purposes for trade, pilgrimage, military campaigns, etc. पहले मिलीनियम BCE में important communication routes opened up for purposes of trade. जो important communication था अच्छा, पहले मिलेनियम BCE में इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स खुले, लोगों के बीच कम्युनिकेशन। पहले तो फ़ोन नहीं होते थे, पहले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते, तो ऐसे रूट्स खुले गए। किस पर्पज़ से? ट्रेड के लिए, व्यापार होगा, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा के लिए, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, मिलिट्री कैंपेन्स यानी कि सेना के तौर पर या किसी और वजह से। Two routes became widely used and are often mentioned in the literature, the Uttara Path and the Dakshin Path. ओके, तो दो ऐसे रूट काफ़ी वाइडली फेमस हुए और वो मेंशन हुए लिटरेचर में, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। द फर्स्ट कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स टू द गंगा प्लेन्स ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया। जो पहला वो रूट है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ वेस्ट रीजन्स को, जो आज का पाकिस्तान के एरिया में चला गया है, और कुछ गुजरात एरिया को। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स को गंगा प्लेन से वो कनेक्ट करता था ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया, और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी। और जो सेकेंड है वो कौशंबी नियर प्रयागराज, देना कैपिटल ऑफ। और जो दूसरा है वो कौशंबी से शुरू होता था नियर प्रयागराज, स्टार्टेड फ्रॉम कौशंबी, यानी जो कौशंबी आज के दिन प्रयागराज के पास, तब ये कैपिटल था, वन ऑफ द महाजनपद। कौशंबी कैपिटल था महाजनपद में से ही एक का। एंड क्रॉस द विंध्य रेंज ऑफ हिल्स टू प्रोसीड ऑल द वे साउथ। तो ये कहाँ से शुरू होता था? कौशंबी, जो कि आज के दिन प्रयागराज के पास है, और वो कैपिटल थी एक जो महाजनपद होते हैं उनमें से किसी एक की। वो क्रॉस करती थी विंध्य रेंज, जो पहाड़ है जो MP में है, मध्य प्रदेश में, और वो साउथ की तरफ लेके जाता था। वी विल रिटर्न टू दीज रूट व्हेन वी एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया। हम वापस इन रूट्स पे आएंगे, इन पे बात करेंगे जब हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एम्पायर्स का फॉर्म हुआ, कैसे एम्पायर्स बने, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमें को ये फिगर मिलती है देखने को, देखो पुरानी जगह जहाँ पे ये देखो कुछ बेच रहे हैं, ये देखो लोग काम कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है। फिगर 4.7, शिशुपलगढ़, टुडे अ suburb of भुवनेश्वर, फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1948। तो ये शिशुपलगढ़ है, जो कि एक सबर्ग था, यानी एक तरह से लोगों की रहने की जगह थी भुवनेश्वर में, और ये पहली बार एक्सकेवेट की गई, ढूंढी गई 1948 में। वन ऑफ द गेटवेज इनटू सिटी, और ये रास्ता था, गेटवेज था यानी शुरू होता था, ये शहर को शुरू करता था थ्रू द फोर्टिफिकेशन, किलों के द्वारा। द मोट फुल ऑफ वाटर इज विजिबल आउटसाइड द गेटवे। तो ये जो मोट है वाटर का, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, वो विजिबल है गेटवे के बाहर से, यानी गेटवे यानी शुरू होता है। नोटिस द नैरोइंग इन द गेटवे फॉर कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। ओके, तो ये नोटिस करना है नैरोइंग, ये जो एक नैरो रास्ता है जिसमें ये झाड़ू लगा रहे हैं, और ये पूरा एक रास्ता है, इसमें आप जा भी सकते हैं, इसमें हम आ जा सकते हैं, तो वही रास्ता है। और ये कंट्रोल किया जाता था ताकि लोग आ जा सकें और सामान भी आ जा सके। ये देखो ये मोट है, यानी पानी इसमें भरा जाता था और रहता था। तो हमने ये पढ़ चुके हैं वन ऑफ द महाजनपद के बारे में, अब हम ये पढ़ते हैं। Many lateral roads also connected with other parts of India, especially the important ports on the western and eastern coasts, which were vibrant centers of trade. तो ऐसे ही अलग अलग रोड्स हैं, वो कनेक्ट करते थे अलग अलग भारत के हिस्सों को, खास करके खास करके जो पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह हो गए, पोर्ट्स, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे बनाए गए हैं, ठीक है।
जो कि वाइब्रेंट सेंटर्स होते थे, काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी चमकीले, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह होती थी व्यापार के लिए, क्योंकि दूसरे देशों से भी आता था और कुछ हमारे देशों से भी ज़्यादा था। इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज एमर्ज सच एज शिशुपालगढ़, टुडे शिशुपालगढ़ पार्ट ऑफ भुवनेश्वर, शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़, okay, which was the capital of Kalinga region, and the followed a strict square ground plan and with imposing fortifications and road streets. तो इसी में ईस्टर्न में रीजन में कुछ ऐसी अलग अलग सिटीज़ थी, जैसे पलगढ़, जो कि आज एक भुवनेश्वर का ही हिस्सा है, वो कैपिटल हुआ करता था कलिंगा रीजन का। ठीक है, कलिंगा रीजन का कैपिटल होता था, वो एक स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड होता था, वो एक स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड होता था। ये एक स्क्वायर है, तो एक स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड होता प्लेन होता था, जिसमें फोर्टिफिकेशन होते थे और कुछ ब्रॉड स्ट्रीट्स होते थे। इन द subcontinent southern region, cities began emerging from about 400 BC. Although recent excavations claim to find some signs of commercial activities going further back. तो सब कॉन्टिनेंट में यानी भारत के साउदर्न रीजन्स में, जो तमिलनाडु साइड हो गए, वो सिटीज़ शुरू होते थे 400 BC से शहरों का पता चला है एक्सकेवेशन से, और जो रीसेंट एक्सकेवेशन से ढूंढे गए वो कुछ साइंस भी वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं कि उनको कुछ साइंस मिली है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के, जो कि और पिछले समय से चली आ रही है। अराउंड दिस टाइम द थ्री किंगडम्स एमर्ज, इम्पोर्टेंट है, द चोलाज, द चेराज एंड द पांड्याज। ओके, तो उस टाइम में 3 किंगडम होते थे, बहुत काम आएगा आगे। तो चोलाज होते थे, चेराज होते थे और पांड्यास, ये 3 आपको याद रखने, चोलाज, चेराज और पांड्यास। चाहो तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने शहरों के बारे में भी देख लिया, अब हमें एक टाइमलाइन दिया गया है, ये आपको बेसिकली देख लेना है, याद भी करना है, अगर नोट कर सको तो करना। फिगर 4.8, टाइमलाइन कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1900 BC टू 300 BC। तो ये देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 BC से भी पुराना है। ओके, ये जनपद का टाइम था, ये जनपद का टाइम था, नहीं जनपद का इतना ही है, हाँ। और 1200 BC से 400 BC तक, और 400, ठीक है, जनपद का टाइम था, और ये महाजनपद का टाइम तो उससे भी रिसेंट से भी चला रहा है, 200 BC से भी। ये देखो, ये सब हमें मिला, ये देखो शेल्स है, ये सब अलग अलग, और आर्ट फॉर्म से जो पुराने लोगों ने बनाया था। फिगर 4.9, शेल एंड गेमस्टोन्स इंडस्ट्रीज एट द साइट ऑफ कोडुमनल नियर इरोड, तमिलनाडु। ये शेल्स है और गेम स्टोन्स हैं, यानी कि हीरे और जो इम्पोर्टेंट प्रेशियस पत्थर होते हैं, वो एक साइट पे मिले कोडुमनल पे, जो कि आज इरोड के पास है तमिलनाडु में। ये सब पुरानी है। अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरानी चीज़ों को ढूंढने वाली जो एक ग्रुप होता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पहले, द मोस्ट एंशिएंट तमिल लिटरेचर मेंशंस दोज किंगडम्स एंड सेवरल ऑफ देयर किंग्स। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये जो साइट्स हैं, ये सब पुरानी जगह, इन सब के ढूंढने जाने से पहले कुछ एंशियंट बहुत पुरानी तमिल लिटरेचर है वो मेंशन करती हैं, उनमें ये बातें हैं कि जो अलग अलग किंगडम्स हैं और उनके राजाओं के बारे में। बिकॉज द साउदर्न रीजन्स आर रिच इन रिसोर्सेज सच एज प्रेशियस एंड
semi-precious stones, gold, and spices. They profitably traded not only with the rest of India but also with kingdoms and empires overseas. क्योंकि जो साउदर्न रीजन है, जो साउथ वाला रीजन है, वो काफ़ी रिच है। उनके पास अलग अलग रिसोर्सेस हैं, जैसे कि प्रेसियस स्टोन्स जैसे हीरे जवाहरात, सोना, स्पाइसेस। तो काफ़ी प्रॉफिटेबली, मतलब उनके काफ़ी प्रॉफिट होता था ट्रेड करने में, व्यापार करने में। पूरे इंडिया के कंपैरिजन में वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहते थे, उनको फ़ायदा होता था, मुनाफा होता था। बाय 300 और 200 इन BC, ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट including regions in the northeast was one vibrant interconnected land. 200 से 300 से 200 BC तक जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इंक्लूडिंग रीजन्स इन द नॉर्थ ईस्ट के रीजन से लेकर अलग अलग रीजन्स तक पूरे इंडिया में वो सब कनेक्टेड थे। वो सब जो लैंड है वो कनेक्टेड थे, लोगों के आना जाना लगा रहता था, सामान आते जाते रहते थे, ट्रेड होता था, व्यापार होता रहता था। गुड्स एंड कल्चर ट्रैवल फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो सामान है, जो गुड्स है, माल है, और जो कल्चर है, वो ट्रैवल होता रहता था रीजन से रीजन तक, एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। और सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहता था, ये जो कल्चर है अलग अलग, और गुड्स है, सामान है, वो सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करता रहता था। About the same time, the Mahajanpads ceased to exist, leaving the place of fresh developments that were going to reshape India. अब इसी समय जो जनपद है वो थोड़े से ख़त्म होने लगे, लिविंग टू प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट्स, यानी कि अब फ्रेश अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे थे उन जगहों के, और वो अब इंडिया को अलग ही रीशेप कर रहे थे। तो पहले जनपद, फिर महाजनपद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जनपद, फिर महाजनपद, ये सब चले। फिर अब वो भी महाजनपद भी अब ख़त्म हो रहे थे, तो अब लोग अब फ्रेश डेवलपमेंट कर पा रहे थे और अब इंडिया रीशेप होने वाला था। ओके, तो यहीं पे आके हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये तरह से बिफोर वी मूव ऑन समरी है। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले कि हम दूसरे चैप्टर पे जाएं, फ्रॉम इन द end of second millennium BC, Janpads rose in the parts of North and Central Asia. They were smaller states with a Raja at the head taking counsel from an assembly of elders. तो सेकेंड मिलीनियम BC के अंत तक जनपद नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी बढ़ चुके थे, और स्मॉलर स्टेट्स होते थे जहाँ का जो राजा है वो हेड होता था, लेकिन वो फिर भी एडवाइस लेता था, राय लेता था एक असेंबली में, राजा की खुद की सभा में, जिसमें एल्डर्स होते थे, उनसे बड़े होते थे, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते थे। द 16 महाजनपद वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट मिलीनियम BC। 16 महाजनपद पहले ऑर्गेनाइज स्टेट होते थे फर्स्ट मिलीनियम BC तक। दे विटनेस्ड एट द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया को विटनेस किया, देखा, विच स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द गंगा रीजन ऑल द वे टू साउथ इंडिया। तो ये जो 16 महाजनपद तो पहले ऑर्गेनाइज स्टेट होते थे पहले मिलीनियम BC तक। उन्होंने ये देखा सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन देखा, और ये फैले हुए थे कहाँ से, गंगा रीजन, जो कि आज का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरा प्लेन्स रीजन है, वहाँ से लेके साउथ इंडिया तक, दक्षिण तक ये फैले हुए थे। बाय 300 इन BC और सो द महाजनपद सीज टू एग्जिस्ट, और 300 BC तक महाजनपद भी एग्जिस्ट करते थे, और एक टाइम आता है वो भी ख़त्म होने लगते हैं। In the same period, a vast network of roads connected north and south, east and west, and eventually all regions of the subcontinent. तो इसी समय पीरियड में, इसी सेम पीरियड में एक वास्ट, एक काफ़ी फैला हुआ नेटवर्क था रोड्स का, पुराने रोड्स का, जो कि नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता था, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करता था, सभी पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया। यानी हिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं तो हम इंडिया डायरेक्ट नहीं लिखते, तो हम सब कॉन्टिनेंट लिखते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होता है, तो कॉन्टिनेंट का आधा। उसी तरह सब कॉन्टिनेंट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा रीजन कनेक्ट था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कनेक्टेड था रूट से, जिसमें व्यापार भी बहुत अच्छे से होता था और कल्चर का इंटरचेंज भी होता था, लोग आते जाते रहते थे। पीपल, गुड्स, आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ट्रेवल्स अलॉन्ग दोज रूट्स। लोग, सामान, आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़, टीचिंग्स, कुछ मोरल्स, आइडियल्स, आदर्श लोग, भगवान बुद्ध और अलग अलग लोग ट्रैवल करते रहते थे
इन्हीं रोड से और अपना संदेश, अपना आइडिया, अपना सामान, व्यापार फैलाते रहते थे। तो यहाँ पर आके हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। If you if you study NCERT, then please like, subscribe, share the videos for more such informative contents. Thank you so much for watching video. Bye bye.